हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों समाचार पत्रों में जो इंपॉर्टेंट संपादकीय आय होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं अपनी यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से कि भाई क्या हमारी परीक्षा में आ सकता है। तो आज 27 जून है। जून का महीना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 146वां एपिसोड है हमारा और तैयारी पर अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी एक हैंडल नहीं लगाया है, हैंडल से मेरा मतलब है कि आपकी तैयारी किस गति से हो रही है और किस दिशा में जा रही है, अगर आपको यह अभी तक सुनिश्चित नहीं है, अगर ये अभी तक आपने तय नहीं किया है तो वो हैंडल लगाने के लिए आप थोड़ा सा देर कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी वो हैंडल लगा लीजिए। ये बहुत आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं और किस गति से लेके जा रहे हैं। ये दोनों चीजें, दिशा और गति, इन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबी प्रक्रिया है। इसको याद रखें, रैंडम तैयारी मत कीजिए। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत ही रैंडम तैयारी करते रहते हैं कि कहीं से भी पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ भी, कि कुछ तो पढ़ रहे हैं, चलो ये कुछ तो पढ़ रहे हैं वाली प्रक्रिया तैयारी के लिए मत अपनाइए। बहुत लंबी तैयारी है, बहुत लंबा सफर है। एक सही रास्ते पर चलेंगे तभी पहुंचेंगे। ठीक है, तो भाई शुरुआत में ही आपको फिर से बता दूं एक बार, 30 तारीख आने वाली है। 30 तारीख P2I कोर्स से जुड़ने की आखिरी तारीख है ना। P2I के बारे में आपको पिछले कई एपिसोड्स में हर बार बता चुका हूं, तो आज विस्तार से बताने की कोई जरूरत है नहीं, आप जानते ही हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक सारी तैयारी, आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आपका अगर मेंस के लिए चयन हुआ, तो फिर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी खर्चे में, इसी पैसे में आपका दिल्ली में रहना, खाना, प्रिपरेशन सब कराया जाएगा। अगर आपका प्री क्लियर हुआ, प्री तक की तैयारी जो है वो आपको ऑनलाइन कराई जाएगी। ये हमारा मॉडल है, इसको P2I मॉडल हम कहते हैं। बैच शुरू हो चुका है। 30 तारीख लास्ट डेट है। शाम को 6 बजे से बैच प्रारंभ होता है। हिंदी भाषा में भी है, अंग्रेजी भाषा में भी है और बाइलिंगुअल भी है। इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, बाइलिंगुअल भाषा में भी उपलब्ध है। AJ लाइव जो मेरे नाम पे आधारित है, इस कोड को आप लगाएंगे तो आपको सिर्फ 29,999 रुपए में यह प्राप्त हो जाएगा। 30,000 रुपए आपकी पूरी तैयारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक। तो देर मत कीजिए, इससे जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए। याद रखिए 30 तारीख को यह बैच बंद हो जाएगा। ठीक है, 27 पे आज हम बैठे हैं। चलिए, अगर आपको ऑप्शनल्स लेने हैं, ऑप्शनल को लेके काफी हमेशा चिंता रहती है बच्चों को। आपको अगर ऑप्शनल लेने हैं तो एक हिंदी साहित्य का ऑप्शनल पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य बहुत पॉपुलर ऑप्शनल है। बहुत ही एक शानदार शिक्षक हैं स्टडी IQ के पास, अजय सर, वो इसको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अनुभवी टीचर हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य के साथ जुड़िए। आप उनके यूट्यूब पे सेशंस देख सकते हैं। मेरे को हिंदी साहित्य विषय नहीं आता, लेकिन कई बार सिर्फ विषय को जानने के लिए मैं खुद उनके सेशंस देखता हूं, क्योंकि एक नई चीज सीखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार टीचर हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य का उनका ऑप्शनल ले सकते हैं। साथ के साथ ये सारे, तो हिंदी साहित्य पूरी तरह से हिंदी में है। बाकी ये जो ऑप्शनल्स हैं ये बाइलिंगुअल हैं, यानी कि इनमें पढ़ाया आपको हिंदी में जाएगा लेकिन इनके नोट्स अंग्रेजी में होंगे। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ, भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप इन कोर्सेज, इनमें से किसी भी कोर्स को आप मात्र 14,000 रुपए में 13,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जुड़िए। ऑप्शनल की तैयारी जो है, आइडियली आपको, अगर आप 2024 में परीक्षा दे रहे हैं तो आपको दिसंबर के पहले ऑप्शनल की तैयारी खत्म कर लेनी चाहिए। वो एक यथोचित प्रक्रिया है, एक सही समय है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है, मेरे से कुछ चर्चा करनी है, जो आप लोग करते रहते हैं, आप लोगों की शिकायत थी कि मैं इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं देता, तो उसकी कारण अब आपने देखा होगा, आप में से जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि उनको अब मैं जवाब दे रहा हूं। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग ईमेल की बजाय इंस्टाग्राम पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बातचीत करने में। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं कई लोगों को अब जवाब दे रहा हूं। काफी सारा जो समय है मैं गुजार रहा हूं आप लोगों से चैट करने में। खैर, टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन UPSC गाइडेंस, जिसपे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आपको प्राप्त होगी। इंस्टाग्राम हैंडल है atul_UPSC। ईमेल आईडी है atul.jain@studiiq.com। ठीक है, ये ईमेल आईडी है और संस्थान की वेबसाइट है studiiq.com, जहां पे जाके आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। विचित्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह कर पाएगा, इस बात को सोच पाना भी लगभग असंभव लगता था। ऐसा लगता था ना हमेशा। आप में से ज्यादातर लोग, क्योंकि आप लोग युवा हैं, तो आप लोगों ने शायद पुतिन के अलावा कभी किसी और को रूस में शासन करते हुए देखा ही नहीं होगा। आप लोगों के दिमाग में हमेशा से छवि यही रही होगी कि यार पुतिन मतलब रूस, रूस मतलब पुतिन, कि एक वही व्यक्ति हैं जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा पर से रूस में शासन कर रहे हैं। उसके पहले जैसे मैंने फिर भी देखे हैं, मैंने बोरिस येल्त्सिन का भी शासन देखा है, मैंने कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव का भी शासन देखा है, लेकिन आप लोगों ने निश्चित तौर पे ये सब शासक नहीं देखे होंगे। आपके लिए पुतिन का मतलब रूस है, राइट? तो यार पुतिन जो है वो एक रूस के तानाशाह ही कह सकते हैं आप। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, लेकिन उनके चुनाव जो हैं उनकी विश्वसनीयता हमेशा से संदेह के घेरे में रहती है। बहुत बड़ी मात्रा में वोट लाकर पुतिन हमेशा जीतते हैं और अपने विरोधियों को हमेशा एक, जिसको हम कहते हैं ना कि विरोध को स्वीकार नहीं करते। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि आप आलोचना कर सकते हैं सामने वाले की। लोकतंत्र का तात्पर्य यही है ना। जैसे भारत में अगर लोकतंत्र है तो आप स्वतंत्र तौर पे भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यह लोकतंत्र का तात्पर्य होता है। यह अपराध नहीं है। लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की या सरकार की या किसी भी विभाग की आलोचना करना अपराध नहीं माना जाता है। इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। रूस में पुतिन अपने आलोचकों को जेल भेज चुके हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करा चुके हैं, और स्पष्ट तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे विरोधी भी थे जिनकी मृत्यु भी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने मरवाया है या कुछ किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे विरोधी भी पुतिन के हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है अक्सर। ठीक है, तो इस प्रकार का एक शासन पुतिन ने चलाया। रूस की बेटा जो परिस्थिति अभी है, रूस एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंसा हुआ है। रूस की अभी परिस्थिति क्या है कि रूस एक अपने द्वारा शुरू किए गए युद्ध में खुद जाके फंस गया है। पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, हम सभी जानते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं रूस और यूक्रेन के बारे में, और इस युद्ध को लेकर रूस का मानना यह था, रूस का विचार यह था कि यार छोटा सा युद्ध होगा, संक्षिप्त सा युद्ध होगा, हम बहुत शक्तिशाली देश हैं यूक्रेन की तुलना में, तो हम लोग सरलता से इस युद्ध को जीत पाएंगे। ऐसा रूस का मानना था। लेकिन वास्तविकता क्या है वो हम सबके सामने है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रूस जो है 1 वर्ष से ज्यादा से इस युद्ध में लगा हुआ है, और यह युद्ध जो है अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन ने एक बहुत सशक्त टक्कर दी है रूस को, और अभी तक भी रूस को युद्ध में पूरी तरह से जीतने दिया नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में रूस में अभी क्या हुआ कि भाई, अच्छा रूस में एक बात और याद रखिए, रूस में जो युद्ध लड़ने वाली सेनाएं होती हैं वो सारी सेनाएं सरकारी नहीं होती। रूस की जो सेनाएं होती हैं, एक तो रूस की अपनी राष्ट्रीय सेना है, वो तो है ही है। इसके अलावा रूस में बहुत सारे निजी ऐसे उद्योगपति होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। मतलब रूस में ऐसे बहुत लोग हैं जो बेहद ज्यादा अमीर हैं, है ना। वो तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग अपनी प्राइवेट सेनाएं, अपनी निजी सेनाएं रखते हैं, और ये सेनाएं सरकार जो है पैसा देकर प्रयोग करती है। मतलब ये जैसे कोई भी प्रोफेशनल होता है, उनकी आर्मी है, तो ऐसे ही आर्मी भी, एक जो सैनिक भी जो हैं वो भी एक प्रोफेशनल हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक निजी सेना बना रखी है, और उस सेना का नाम है वैगनर। ठीक है, उस सेना का नाम है वैगनर। वैगनर नाम की एक निजी सेना है जिसका प्रयोग रूस जो है यूक्रेन में भी कर रहा है। उसके पहले अपने अफ्रीका में भी जो थोड़े बहुत मिशन थे रूस के, वहां पर भी वो प्रयोग कर चुका है। तो वैगनर का काफी सारा प्रयोग रूस करता है। यूक्रेन में काफी जगहों पे वैगनर का प्रयोग किया जा रहा है। तो यार वैगनर जो सेना है उसके जो मालिक हैं येवगनी प्रिगोजिन, येवगनी प्रिगोजिन साहब जो हैं वो इस सेना के मालिक हैं। और इन्होंने अचानक से, इन्होंने अचानक से रूस की सेना और रूस के जो सेना के अध्यक्ष हैं और जो रक्षा मंत्री हैं उनकी कड़ी आलोचना करते हुए अपनी सेनाओं को सीधे सीधे यूक्रेन से निकल के रूस में मार्च करने का आदेश दे दिया। ठीक है, प्रिगोजिन का रूस की सेना और रूस के रक्षा मंत्री से विवाद कोई नया नहीं है, पहले से है। सब जानते हैं इस बात को कि प्रिगोजिन का रूस की सेना से, रूस के रक्षा मंत्री से विवाद हमेशा से रहा है। पर अभी हाल ही में यह विवाद जो है बड़ा नाटकीय हो गया। प्रिगोजिन साहब ने जैसे अपने ट्विटर फीड वगैरह पे क्या किया, एक ट्विटर नहीं, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है इनका टेलीग्राम के थ्रू ही अपना संवाद करते हैं।
तो टेलीग्राम पे इन्होंने अपने वीडियो जारी किए जहां पर इनके सैनिकों की जो लाशें गिरी हुई थी, जहां पे इनके मरे हुए सैनिक पड़े हुए थे, उनके पास जाके उनके शव दिखा दिखा के इन्होंने रूस की सरकार पे आरोप लगाए कि आपने हमारी सेना को अच्छे हथियार नहीं दिए, अच्छे असलहे नहीं दिए, जिसके कारण यूक्रेन में हमारे जवान मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा कि रूस का जो सैन्य नेतृत्व है वो एकदम बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, और उस सैन्य नेतृत्व की अकुशलता के कारण ही अभी तक यह युद्ध चल रहा है और रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां तक फिर भी ठीक है, चलो आपने आलोचना की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सेना को बोला कि जो यूक्रेन के जिन क्षेत्रों में इनकी सेना लगी हुई थी उनको बोला कि आप वापस आओ और आप रूस में जाके मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू कर दो। एक निजी सेना अगर आपके देश की राजधानी की तरफ मार्च करती है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सीधा सीधा विरोध, उसका मतलब है सीधा सीधा विद्रोह और तख्ता पलट का प्रयास, है ना। बहुत सीधी बात है। अगर कोई निजी सेना ऐसा हो जाए कि भारत में बोले कि चलो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, तो उसका और क्या मतलब निकाला जाएगा? यही मतलब निकाला जाएगा ना कि भाई आप जो है भारत में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हो, इसका और तो कोई मतलब नहीं हो सकता। वैसे ही रूस में इसका मतलब यही निकाला गया सीधा सीधा कि प्रिगोजिन साहब जो हैं अब वो पुतिन का तख्ता पलटने के लिए तैयार हैं और उस दिशा में वो चल दिए हैं। अपनी रास्ते में प्रक्रिया में उन्होंने रूस का दक्षिणी रूस का एक महत्वपूर्ण शहर है रोस्टोव ऑन डॉन, उस शहर पर कब्जा भी कर लिया। यह शहर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पे मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, रूस की सेना का यहां पे हेडक्वार्टर है। इस शहर पे ये कब्जा करने में कामयाब रहे और आगे मॉस्को की तरफ, उत्तर की दिशा में मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू इन्होंने कर दिया था। ठीक है, यहां तक कि कहा जा रहा था कि मॉस्को से बस 500 मील की दूरी पर ये अभी है, यानी कि मॉस्को के काफी नजदीक भी ये पहुंच चुके थे। निश्चित तौर पे व्लादिमीर पुतिन को जब पता चला, पुतिन ने इसको धोखा बताया, पुतिन ने इसको देशद्रोह बताया। पुतिन ने कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि प्रिगोजिन जो है ये पुतिन के सहयोगी रहे हैं, हमेशा पुतिन के सहयोगी रहे हैं। तो रूस ने क्या कहा कि भाई ये धोखा है और देशद्रोह है, और साथ के साथ पुतिन ने स्पष्ट तौर पे टीवी पे एक बयान दिया और कहा कि हम इससे बहुत कठोरता से निपटेंगे, और अपनी सेना को आदेश दिया कि इसके साथ बहुत कठोरता से निपटा जाए, ये विद्रोह है, ये धोखा है। लेकिन यार ये जो कठोरता का जो पुतिन का दावा था ये टेलीविजन के लिए था। इस बात को भी समझिए कि पुतिन ने टीवी में तो आपको यही कहना पड़ेगा ना कि कठोरता से निपटेंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में पुतिन ने तुरंत बैक चैनल जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, जो मध्यस्थता होती है, जो बातचीत होती है, वो प्रारंभ करवा दी। तो रूस का एक मित्र देश है बेलारूस, बेलारूस के राष्ट्रपति के जरिए पुतिन ने प्रिगोजिन साहब से बातचीत करनी शुरू की। बेलारूस के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की और प्रिगोजिन को समझाना शुरू किया कि यार आप ऐसा मत करो, ये सही तरीका नहीं है। धीरे धीरे बेलारूस के राष्ट्रपति जो है उन्होंने एक डील जो है वो करा दी, और उस डील के तहत शाम होते होते प्रिगोजिन ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई रूस के बहुत लोग मारे जाएंगे, रूस का बहुत सारा खून बहेगा, इसलिए हम मॉस्को की तरफ अपना जो मार्च है उस मार्च को हम रोक रहे हैं। शर्त यह रखी गई थी कि हमारे किसी भी सैनिक पे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, हमारे किसी भी सैनिक पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। और प्रिगोजिन साहब जो हैं वो खुद बेलारूस चले गए। तो एक तरह से सबके लिए फेस सेविंग हो गया। अगर मान लीजिए रूस में ही रहते तो पुतिन से पूछा जाता कि आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई उनको, जिस व्यक्ति ने देशद्रोह किया आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और प्रिगोजिन साहब भी एक तरह से निर्वासित हो गए, वो बेलारूस जाके वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक तरह का एक सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकला है। तो अभी के लिए फौरी तौर पर, त्वरित तौर पे ये समस्या सुलझ गई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इससे हमको और क्या जानकारी मिलती है? ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि देखो पुतिन इन पर कार्यवाही ज्यादा कठोर कर नहीं सकते थे, क्योंकि अफ्रीका और यूक्रेन दोनों में इनकी बहुत गहरी पकड़ है। यूक्रेन में जैसा मैंने आपको बताया कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वास्तविकता में वैगनर के ही सिपाही लड़ रहे हैं। तो अगर आप वैगनर के खिलाफ कार्यवाही करोगे तो आपको यार यूक्रेन युद्ध में ऑलरेडी आपकी हालत थोड़ी सी खराब है यार, है ना। आप ऑलरेडी इतना संघर्ष कर रहे हो यूक्रेन में जीतने के लिए, ऐसे में अगर आप वैगनर से वहां पे संघर्ष कर लोगे तो एक तरह से आप अपनी स्थिति को और खराब करोगे। तो निश्चित तौर पे इन पे कार्यवाही करना या सख्त कार्यवाही करना पुतिन के लिए इस समय एक विकल्प नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि आज से कुछ साल पहले, यहां तक कि आज से 1.5-2 साल पहले भी, क्या आप में से कोई सोच भी सकता था कि पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है? क्या आप में से कोई ऐसा सोच भी सकता था? उत्तर है नहीं।
कि हम में से कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया जा सकता है। अब विद्रोह न सिर्फ हो रहा है, मतलब संभव तो हो ही गया है, और साथ के साथ पुतिन कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पुतिन को उनके साथ मान मनव्वल करना पड़ रहा है, उनके साथ नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि निश्चित तौर पे पुतिन का प्रभाव जो है वो घटा है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस पे पुतिन की जिस तरह की पकड़ होती थी उस तरह की पकड़ अब नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, उनकी आयु एक कारण है। पुतिन बुजुर्ग है, अब उतने युवा नहीं रह गए जितने पहले थे, बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार भी रहते हैं, उनकी बीमारियों को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके समय समय पर चर्चाएं आती रहती हैं। उनकी सरकार बड़ी सीक्रेटिव रही है उनकी स्वास्थ्य को लेके। कई बार पुतिन का इलाज कराया जाता है लेकिन लोगों को नहीं बताया जाता कि उनको क्या बीमारी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पब्लिक मीटिंग में उनका हाथ कांपता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन तब भी किसी को कुछ निश्चित तौर पे पता नहीं है कि पुतिन को किस प्रकार की बीमारी है या फिर वो किस तरह की स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ समय में आप देखेंगे पुतिन ने अपने जो पब्लिक अपीयरेंस है, जहां पे वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलते वगैरह हैं, वो भी थोड़े कम कर दिए हैं, थोड़े से घटा दिए हैं। हालांकि अब तो साल भर से उन्हें कोई बुलाता भी नहीं है, क्योंकि यार यूक्रेन युद्ध के बाद उनका लगभग बॉयकॉट कर दिया गया है, पश्चिमी देशों ने बॉयकॉट कर दिया है उनका। लेकिन तब भी पुतिन की जो सार्वजनिक उपस्थितियां हैं वो पहले से कम हो गई हैं। तो एक तो आयु एक कारक है, और दूसरा ये बात आप समझिए कि यार लंबा युद्ध जब भी किसी देश में चलता है तो उस देश में समस्या उत्पन्न होनी शुरू होती है। आपको इतिहास में पढ़ाया गया होगा, ये नहीं पढ़ाया आपने तो आगे आप पढ़ोगे। जब महात्मा गांधी ने भी जब सत्याग्रह को अपने स्थगित किया था चौरी चौरा की घटना के बाद, तो उसका एक कारण इतिहास की सारी पुस्तकों में लिखा है कि यह है कि गांधी जी को इस बात की जानकारी थी कि यार जनता जो है वो लंबा संघर्ष नहीं कर सकती, जनता थक जाती है, यार अब लोग भी ऊब जाते हैं, लोग थक जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप आक्रामक हो, अगर आप आक्रमण कर रहे हो, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नीति यह होती है कि छोटा सा युद्ध हो, उसको जीत के आप वापस आ जाओ। पुतिन को शायद ऐसा ही लगता था यूक्रेन में ऐसा होगा, लेकिन यह युद्ध इतना लंबा चल जाएगा, इतना ज्यादा खिंच जाएगा, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। और इस युद्ध के कारण भी पुतिन की जो छवि है रूस के अंदर, पुतिन की जो पकड़ है रूस के अंदर, वो निश्चित तौर से कमजोर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पुतिन के लिए कोर्स करेक्शन यह है कि वो और किसी चीज पर ध्यान देने की बजाय अभी इमीडिएटली युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान दें, अगर उनको अपनी स्थिति को बचाना है, क्योंकि आगे जाके ये स्थिति और कमजोर होगी। देखिए क्या होता है, पुतिन को अब तक रूस में अजेय माना जाता था कि उन पर तो आप कुछ आक्रमण कर ही नहीं सकते, उनके बारे में, उनके खिलाफ तो आप बोल ही नहीं सकते। एक बार ये तरीका अगर टूट गया, एक बार ये मिथक अगर टूट गया कि भाई एक व्यक्ति ने पुतिन पे आक्रमण कर दिया, पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो आगे और विद्रोह हो सकते हैं। तो अगर पुतिन को अभी ये इस स्थिति को संभालना है तो इनको ये प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो युद्ध उनका यूक्रेन में चल रहा है, ये सबसे जल्दी से जल्दी खत्म हो और इनके सैनिक वापस आएं, ताकि जो शांति है वो बहाल की जा सके और पुतिन की अपनी स्थिति भी जो है और कमजोर ना होने पाए। ये प्रयास पुतिन को करना चाहिए। चलिए, तो भाई अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री गए इजिप्ट यानी कि मिस्र। अब मिस्र और भारत के संबंध जो हैं वो बड़े ऐतिहासिक हैं, लेकिन बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। तो यार भारत और मिस्र के संबंध जो हैं बड़े ऐतिहासिक हैं। 1955 में सोचो कितनी पुरानी बात है, आजादी के कुछ साल बाद ही भारत ने मिस्र से मित्रता संधि करी थी। इसके अलावा जब पश्चिमी देशों ने स्वेज नहर पे कब्जा कर लिया था कि भाई वो जो ट्रेड रूट है, तब भी भारत ने मिस्र का साथ दिया था। यह आपको आईआर में पढ़ाया जाएगा कि स्वेज कैनाल का पूरा बवाल क्या था। स्वेज नहर हमको पता है बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है, लेकिन उस पर आधिपत्य किसका रहेगा इसको लेके काफी विवाद हुआ था। तो वहां पर भी भारत ने मिस्र का साथ दिया था, और इसके कारण ही फिर एक आखिरकार गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको हम क्या बुलाते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। पता है ना, गुट निरपेक्ष। उस समय क्या था, दुनिया में दो पक्ष बन गए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, यानी कि एक अमेरिका और एक जो अभी उसको हम रूस कहते हैं, विखंडित हो गया वो, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो पक्ष बन गए थे। और ये दोनों पक्ष सभी देशों पर दबाव डालते थे कि भाई आप हमारे खेमे में आ जाओ, आप हमारे पक्ष में शामिल हो जाओ। तो भारत का खास तौर पर यह कहना था कि यार हम इनमें से किसी भी खेमे में नहीं जाना चाहते, हम गुट निरपेक्ष हैं, हम दोनों से दूरी बना के रखना चाहते हैं। ये जो आपका एक आक्रामक गुट बने हुए हैं, इनमें हम सम्मिलित नहीं होना चाहते, ये हमारे तौर तरीकों के खिलाफ है।
तो भारत ने यह रवैया रखा और भारत के साथ साथ मिस्र ने भी यह रवैया रखा। दोनों देशों ने यह रवैया रखा और कई अन्य देशों के साथ मिलकर ये दोनों गुट निरपेक्ष के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, भारत और मिस्र। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि इतिहास हमारा जो है काफी पुराना है, पुराने हमारे संबंध जो है काफी पुराने हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी भारत और मिस्र का रवैया एकदम आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। भारत का रवैया क्या है कि यार हम रूस से अपने संबंध खत्म नहीं करेंगे। हाँ, हम रूस के कदम का समर्थन नहीं करते, जो रूस ने आक्रमण किया है यूक्रेन पे, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर लेंगे। यह भारत का रवैया है। बिल्कुल इस वाक्य में आप भारत हटा के मिस्र डाल दो तो यही रवैया मिस्र का भी है कि यार हम रूस के कदम की आलोचना भी करते हैं, हम ये नहीं मानते कि उसने सही किया है, लेकिन हम रूस के साथ अपने संबंध खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल यही रवैया जो है वो मिस्र का है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी क्या हुआ, यूक्रेन जो था वो अन्न का बहुत बड़ा निर्यातक था, तो मिस्र जो है बहुत सारा यूक्रेन से सामान मंगवाता था, तो यूक्रेन से आपूर्ति हो गई बाधित युद्ध के कारण, तो भारत ने मिस्र को गेहूं का निर्यात भी किया, जिस चीज की मिस्र ने तारीफ की। मिस्र ने इस बात की प्रशंसा की कि भाई आपने संकट के समय हमको गेहूं का निर्यात किया। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, संबंधों में एक बड़ी समस्या यह है कि अभी हाल ही में जैसे G20 की एक बैठक श्रीनगर में हुई थी, आपको याद होगा G20 की बैठक पूरे भारत में जगह जगह हो रही है, तो G20 की एक बैठक श्रीनगर में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। तो कई सारे देशों ने उस बैठक का बॉयकॉट किया क्योंकि पाकिस्तान को आपत्ति थी। पाकिस्तान यह कहता है कि भाई कश्मीर जो है वो एक विवादित क्षेत्र है, भारत उस पर पूरा आधिपत्य नहीं रखता, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। भारत का यह कहना है कि भाई कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम वहां पे जो चाहे करें, हम जो मीटिंग चाहे वहां बुलाएं, हमारा शहर है यार, हम जो चाहे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने खास तौर पे यह कहा है कि जब से भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया है, तब से कश्मीर के लोगों के साथ जो संवैधानिक वादा था, उस वादे से भारत पीछे हट गया है, इसलिए भारत अब एक तरह से कश्मीर पे कब्जा किए हुए है। यह पाकिस्तान का वर्जन था और पाकिस्तान ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि आप इस बैठक में मत जाओ। बाकी तो ज्यादा किसी देश ने सुनी नहीं उनकी, कुछ देश नहीं आए थे, उनमें से एक देश मिस्र भी था। यानी कि कश्मीर को लेके मिस्र का जो रवैया है, मिस्र की जो अप्रोच है, वो अभी पूरी तरह से भारत समर्थक नहीं है। यह बात हमें याद रखनी पड़ेगी। भारत और मिस्र के संबंधों में एक बड़ी चुनौती है कि कश्मीर के मामले में मिस्र का जो रवैया है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं पाकिस्तान के पक्ष में ही आपको होता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन तब भी भारत इस बात को समझता है कि मिस्र जो है एक बड़ा सहयोगी है, एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और उसके साथ हमको अच्छे संबंध बना के रखना जरूरी है, खास तौर पे क्योंकि उसी क्षेत्र में सऊदी अरब से हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो और एक बड़े देश के साथ हम अच्छे संबंध बनाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में हमारी जो पहुंच है, हमारी जो पकड़ है, वो मजबूत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री अल हाकिम मस्जिद भी गए। तो यार मिस्र में एक बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है अल हाकिम मस्जिद, यहां पर प्रधानमंत्री के जाने का एक बड़ा संकेतात्मक महत्व है, सांकेतिक महत्व है। वो महत्व यह है कि आपको याद होगा पिछले वर्ष एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी करी थी और उस टिप्पणी के बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। काफी सारे ऐसे इस्लामिक देश थे जिन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके इसकी आलोचना की थी कि भाई ये क्या है। तो आखिरकार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये सब चीजें की गई थी। तो उसके बाद एक ऐसा संदेह था, कुछ एक इस प्रकार की भावना थी कि भारत जो है, भारत की सरकार जो है वो इस्लाम विरोधी है। तो ऐसी भावनाओं को समाप्त करने के लिए कि किसी के भी दिमाग में ऐसी कोई शंका ना रह जाए कि भारत की सरकार या भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस्लाम विरोधी हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो अल हाकिम मस्जिद गए और वहां के जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं, जो सबसे बड़े वहां के धार्मिक गुरु हैं, उनसे खुद मिले ताकि ये जो मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा है उन पर या उनकी सरकार पर, उसको वो समाप्त कर पाए। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा कदम है मेरे विचार में, कूटनीतिक तौर पर भी ये कि आप जो है वहां पर जाके आप इन जो आपको लेकर संदेह है, उन संदेहों को आप स्वयं जाके समाप्त करके आए। आप वहां जाकर लोगों से मिले, आपने उनके साथ समय बिताया, उनका सम्मान किया, तो इस तरह से आपने वहां पे जो संदेह थे उनको समाप्त किया। ठीक है, इसके साथ के साथ मिस्र ने भारत के प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम का सम्मान दिया। ये जो फोटो है वही है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल सीसी साहब और ये भारत के प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दे रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान जो है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत में भारत रत्न है ना, ऐसे ही
तो ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान जो है ये अक्सर मतलब या तो मिस्र के लोगों को जिन्होंने मिस्र के जीवन में बहुत बड़ा काम किया होता है उनको, या फिर बाहर के देशों के ऐसे राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, या फिर बाहर के देशों के राजाओं को यह सम्मान दिया गया है। मैंने सूची देखी तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ब्रिटेन की रानी हैं, बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे हैं, गद्दाफी को मिला है, बहुत सारे लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। भारत से यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। तो मिस्र ने भी एक तरह से उनका बहुत बड़ा सम्मान दिया, उनको अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया और इस मित्रता को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की। आर्थिक तौर पर भी मिस्र जो है वो ब्रिक्स देशों ने आपस में एक बैंक बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, जिसको पहले ब्रिक्स बैंक बुलाते थे, फिर नाम बदल के न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया। तो मिस्र इस बैंक में भी शामिल हो गया है, यानी कि एक तरह से ब्रिक्स देशों की, हालांकि बहुत रेलेवेंट अब बचे नहीं ब्रिक्स देश, क्योंकि रशिया विवादित हो चुका है, चीन और भारत के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, तो इसलिए ब्रिक्स अब उतना रेलेवेंट नहीं बचा। लेकिन तब भी मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ, जिसका भारत भी एक बहुत प्रमुख सदस्य है। तो यह प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा थी, छोटी सी यात्रा थी, केवल 2 दिन की, लेकिन उसमें काफी चीजें हमको देखने को मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार एक आ रहा है नया डिजिटल बिल। तो यार अभी हालांकि ये चर्चा में है, ये फाइनलाइज हुआ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स आज हिंदू में आई हैं, तो मुझे लगा मैं आपको बता देता हूं। आमतौर पे वरना जब बिल स्वीकृत होते हैं, जब उनके प्रारूप आ जाते हैं, उसके बाद ही मैं चर्चा करता हूं, लेकिन आज क्योंकि कुछ एक महत्वपूर्ण इसके बारे में डिटेल्स आई हैं समाचार में, तो मुझे लगा वो बता देनी आवश्यक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय जो है भारत का, उसने इस पर विचार आमंत्रित किए हैं और ये जो नया डिजिटल बिल है इसका नाम है डिजिटल भारत बिल, डिजिटल इंडिया बिल। ठीक है, तो डिजिटल भारत विधेयक है अभी, ये अधिनियम बन जाएगा अगर संसद में पास होता है तो। ठीक है, तो डिजिटल भारत विधेयक है, ये क्या करेगा, जो भारत का पहले आईटी एक्ट है 2000 का। तो भारत में क्या हुआ यार, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके कानून की आवश्यकता महसूस हुई। तो जब आपके यहां ओरिजिनली कानून बना तब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की चीज ही नहीं होती थी, तो निश्चित तौर पे आपको बाद में इसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ा। तो सन 2000 में भारत एक कोड लेकर आया जो कि आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है। अब यार ये साल सोचो, 2000, अब हम कहां हैं, हम 2023 पर हैं, यानी कि पिछले 23, ये कानून जो है 23 साल पुराना है। 2000 और 2023 के टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है, यह बताओ। सन 2000 में, मतलब आप में से तो बहुत लोग बहुत ही छोटे हो गए, आप हो सकता है कुछ लोग तो अभी उसके बाद ही पैदा हुए हो, लेकिन तब भी सन 2000 मुझे याद है, क्योंकि मैं शायद 10वीं क्लास में होऊंगा सन 2000 में। मैंने कभी मोबाइल फोन नहीं देखा था सन 2000 में, जहां तक मुझे याद है। मोबाइल फोन थे ही नहीं, मतलब किसी किसी के पास होते थे, बहुत ही रेयर कोई व्यक्ति रखता था मोबाइल फोन, वरना किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होते थे। इंटरनेट जो है आपको साइबर कैफे पे जाके प्रयोग करना पड़ता था, जहां 40 रुपए घंटा आप देते थे इंटरनेट प्रयोग करने के, और वो इतना धीमा चलता था। मुझे अभी भी याद है कि कभी कभी हम लोग जाते थे यार साइबर कैफे, वो भी आसपास शहर में एक आध साइबर कैफे होता था, वहां आप कभी जाते थे, एक वेबसाइट आपको खोलने में 15 मिनट लग जाते थे, तो 1 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 चीजें कुछ देख पाते थे, बस दैट्स इट। तो साइबर कैफे का कल्चर था, इंटरनेट सामान्य नहीं था, स्मार्टफोन तो भूल जाओ, मोबाइल फोन ही नहीं थे। तो आप समझ रहे हो ना, फेसबुक वेसबुक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई किसी तरह का सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आप समझ रहे हो कि नहीं कि जमीन आसमान का, दुनिया जहान का परिवर्तन हो चुका है। तो निश्चित तौर पे ये एक्ट पुराना हो गया है, इस एक्ट को तो अब हटाने की आवश्यकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। 2000 का 2023 कोई मतलब ही नहीं है यार, मतलब इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा पिछले 10 सालों में इतना परिवर्तन हो गया है, ये तो 23 साल पुराना है, तो इसको तो प्रतिस्थापित करना ही पड़ेगा। तो अभी जो ये वर्तमान कानून है, इसमें एक बड़ी समस्या के बारे में आज इस आर्टिकल ने बताया है, वो बताया है इंटरमीडियरी की भूमिका, मध्यस्थ की परिभाषा क्या होती है। तो इस जो आपका वर्तमान एक्ट है आईटी एक्ट 2000, ये इंटरनेट के हिसाब से 3 तरह के मध्यस्थों को परिभाषित करता है, 3 तरह के इंटरमीडियरी को परिभाषित करता है। पहला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी,
और तीसरा जो हाल ही में इसमें जोड़ा गया है वो है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में विचार आ रहा होगा 2000 में सोशल मीडिया, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कैसे? क्योंकि इसको बार बार संशोधित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। वरना आईटी एक्ट 2000 के समय तो यह सब होता ही नहीं ना। तो आईटी एक्ट 2000 के समय यह सब नहीं था, इसके लिए बार बार इसको संशोधित किया गया है। पर संशोधनों के बावजूद इसमें ये 3 प्रकार के इंटरमीडिएरों की परिभाषा दी गई है। अब इंटरमीडियरी यानी कि मध्यस्थ जो है उसकी परिभाषा देखिए, कानून इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बहुत केयरफुली लिखा जाए। और बहुत सारे ऐसे कानूनविद हैं, बहुत सारे वकील हैं, लॉयर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि भारत का जो आईटी एक्ट है यह बहुत खराब तरीके से लिखा गया है। इसको लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप है, वो बड़ा अवैज्ञानिक तरीके से इसको लिखा गया है, सही तरीके से नहीं लिखा गया है, जिससे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अब जैसे एक आपको एग्जांपल मैं यहां देता हूं, इन्होंने इंटरमीडियरी की परिभाषा क्या दी है? ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां बातचीत संभव है वो इंटरमीडियरी है। यानी कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे 2 लोग आपस में बात कर सकते हैं वो इंटरमीडियरी बन जाता है। अब इंटरमीडियरी पर जो उस इंटरमीडियरी का स्वामी है, जो मालिक है, उस पर कठोर नियम है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि ये सारे नियम फॉलो हो। कोई कंटेंट टेक डाउन की रिक्वेस्ट आएगी तो आपको देखना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी बातें ना हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि अपमानजनक बातें ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, है ना, बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे बातचीत संभव है, इसमें सब कुछ आ जाएगा यार। आप कोई भी वेबसाइट, आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट देख लो, यह आपके हिंदू में एग्जांपल दिया हुआ है कि यार मैट्रिमोनियल वेबसाइट में भी चैट का ऑप्शन होता है कि नहीं होता? ये बताओ भाई। आप शादी.com या क्या होते हैं शादियों वाली वेबसाइट जो होती हैं, भारत मैट्रिमनी और ये सब जो होते हैं, इनमें भी अगर आप एक बार संपर्क स्थापित करते हो किसी सामने वाले परिवार से, उसके बाद आप चैट कर सकते हो, तो ये भी आपके इंटरमीडियरी बन गए। जबकि ये तो कितनी छोटी आबादी को केटर कर रहे हैं यार, कुछ लोगों को केटर कर रहे हैं। और यहां पर उस तरह का रिस्क नहीं है क्योंकि दोनों पार्टियां जो है बात करने के लिए तैयार हो रही हैं। कोई आप पर आके आपसे बदतमीजी नहीं करेगा इन पर, क्योंकि दोनों पार्टियां सहमति व्यक्त कर रही हैं कि हम बात करना चाहते हैं। तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हो। ये ईमेल पे भी आ जाएगा, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन पे आ जाएगा कि मैं अपना एक वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, उसके नीचे 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी यार। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? और चलिए, मैं स्टडी IQ फिर भी एक बड़ी कंपनी है, बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन अगर मैं एक मामूली रैंडम यूट्यूबर हूं, मैं एक ऐसे ही एक टीचर हूं, अपना खुद का वीडियो बना के यूट्यूब पर डालता हूं, अब मैं कहां से चेक करूंगा यार कि कौन लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं उसका व्यवस्था कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए क्या किया आपने, इंटरमीडियरी की इतनी विस्तृत परिभाषा दे दी है कि यह कानून जो है, यह वास्तव में ऐसा कानून बन गया है जिससे लोगों का काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो यह एक इस प्रकार की समस्या इसके साथ है। तो इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि क्या किया गया है, ये इंटरमीडियरी में सभी पे कठोर नियंत्रण लगाए गए हैं, जिससे अवांछित रूप से व्यापार की लागत बढ़ती है। तो अगर अब मतलब आप समझिए कैसे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मुझे इसके लिए निश्चित तौर पे कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, किसी को हायर करना पड़ेगा कि भैया तुम देखो कि यहां पे कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, और उसके लिए मेरे बिजनेस की लागत बढ़ रही है, जबकि मेरे बिजनेस में ऐसा होता नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल था कि जो आप में से कई लोग काम करते होंगे, बहुत लोगों के ऑफिस में जोहो यूज होता है, या फिर आजकल कोविड के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज होने लगा है, जहां पे आप अपने ऑफिस के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो। अरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो आप अपने ऑफिस के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, आप अपने कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हो। वहां वो थोड़ा ना सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, वहां पे आप थोड़ा ना रैंडम लोगों से बात कर रहे हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी इंटरमीडियरी की परिभाषा के अंदर आ जाएगा। वो जो है जहां पे आप अपना काम मैनेज करते हो, तो वो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के अंदर आ गया। तो आपने परिभाषा इतनी विस्तृत बना दी है कि बेसिकली लगभग सारी वेबसाइट्स इसके अंदर आ गई। अब इन सबको कानूनों का पालन करना पड़ता है, इसके लिए लोग नियुक्त करने पड़ते हैं, इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जबकि कुछ होता ही नहीं इनके यहां इस तरह का, तो इनका काम ही एकदम अलग है। तो इस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है। तो यहां पे लेखक ये कहते हैं कि नियमन जरूरी है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो हैं, या फिर जो भी लोग लोगों के वार्तालाप को, लोगों की बातचीत को फैसिलिटेट करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म, उनके लिए नियम कायदे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि वहां पे नियम मत लगाइए, नियम होने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कितना ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, हम देखते हैं कि ऑनलाइन अपराध भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर नियम कायदे बनाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन नियम कायदे जो हैं वो कंपनी के आकार और कंपनी के काम के अनुरूप होने चाहिए।
काम के अनुरूप मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो यार ऑफिस के लोग आपस में बात करते हैं। तो अगर यहां पर कोई किसी से बदतमीजी करता है तो वो तो ऑफिस की पॉलिसी में अपने आप कवर होगा ना, कि यार अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, मेरी कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कोई मेरे से मिसबिहेव कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, या किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए तो अलग से कानून बना हुआ है ना। वो आदमी अपनी कंपनी में रिपोर्ट कर सकता है और इस पे जो है उस पर न्याय पा सकता है। ये आईटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आना चाहिए ना, ये आईटी एक्ट वाला प्रॉब्लम थोड़ा ना है, ऐसे जोहो का ये आईटी एक्ट का प्रॉब्लम थोड़ा ना है, इसको समझिए, ठीक है। तो ये तो हो गया काम के अनुरूप कि भाई ये एक समझने वाली बात है। और दूसरा आकार के अनुरूप कि जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लो मेटा हो गया, या आपका अमेजॉन हो गया, या फिर आपका ट्विटर हो गया, या फिर आपका इस प्रकार की जो यूट्यूब हो गया, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके लिए आप विस्तृत और कठोर नियम बनाएं। लेकिन जो बहुत छोटी कंपनी है कि भाई ऑनलाइन कंपनियां तो बहुत छोटी कंपनियां भी होती हैं ना, उनका भी अक्सर कमेंट सेक्शन होता है, तो आप उनके लिए नियमों को थोड़ा सरलीकृत करें ताकि उनके लिए व्यापार की लागत जो है, काम करने की जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इस प्रकार का एक समझदारी के साथ आपको नियमों को बनाना पड़ेगा। एक बात यहां पे ये और कहते हैं कि यार ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र भी बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया 2000 से 2023 में आप पहचान भी नहीं सकते आईटी सेक्टर कैसा हो गया है, एकदम बदल गया है कि नहीं बदल गया। इनफैक्ट पिछले 10 साल में आप देखो सब बदल गया है कि नहीं बदल गया। क्या आपको लगता है कि 2023 से 2033 तक सब एक जैसा ही रहेगा? निश्चित तौर पे 10 साल बाद अभी जो भी टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी पुरानी और बेकार टेक्नोलॉजी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मानते हो कि नहीं इस बात को? तो आपके जो नियम कायदे भी हैं, उनको भी हमको और अग्रेसिवली बार बार बदलना पड़ेगा, उनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, उनमें परिवर्तन लाने पड़ेंगे ताकि वो सही दिशा में चलते रहें। क्योंकि निश्चित तौर पे ये क्षेत्र बहुत तेजी से बदलता है, ये क्षेत्र नहीं रुकने वाला, ये तो बदलता ही रहेगा, ठीक है। ये यहां पे आर्टिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए भाई, वापस आ गए हम बराक ओबामा पर। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एडिटोरियल दिया है, तो इस पर एक छोटी सी चर्चा की आवश्यकता है। तो यार ओबामा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले वो राष्ट्रपति होते थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे, 8 साल तक अमेरिका को उन्होंने नेतृत्व दिया। और उसके बाद 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीते। 2008 से 16 तक बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और 2016 से 20 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, और 2020 से अभी तक बाइडेन साहब हैं, जो कि शायद 24 तक रहेंगे, और 24 के बाद देखते हैं चुनाव में कौन जीतता है, ठीक है। तो ओबामा जो हैं, उन्होंने अभी जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा थी, उसके दौरान उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि यार भारत को अपने अल्पसंख्यकों की दशा का ध्यान रखना चाहिए। ओबामा ने यह कहा कि यार देखिए, मेरा यह मानना है, अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति इस समय होता तो मैं शायद ये बात करता भारत के प्रधानमंत्री से और उनसे कहता कि यार आप अपनी जो आपके यहां जो अल्पसंख्यक हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करोगे तो आपके देश के टुकड़े हो सकते हैं, आपका देश विखंडित हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो आप जो है अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने ये कहा, ये उन्होंने क्यों कहा, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। एक वर्जन तो यार ये है कि ओबामा अब एक प्राइवेट सिटीजन है। ओबामा अब किसी सरकारी पद पे तो है नहीं, वो अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं, वो अब एक निजी व्यक्ति हैं, चैरिटी करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, जो भी उनको करना है, लेकिन अब वो एक प्राइवेट व्यक्ति हैं। अमेरिका में वो दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है, अमेरिका के संविधान के हिसाब से। तो ओबामा जो हैं अब वो रिटायर्ड है एक तरह से, वो कुछ और उसमें अब नहीं कर सकते। तो एक निजी व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। भारत को इसे निजी व्यक्ति के विचार की तरह ही लेना चाहिए था कि यार निजी व्यक्ति है, कह दिया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक विचार इसमें यह भी है कि शायद जो मैंने आपको कल भी बताया था, और आज सुबह इस क्लास के जस्ट पहले एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं सुहासिनी हैदर, मैं उनका भी ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो उन्होंने भी यही लिखा है कि भारत को भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अमेरिका की सरकार के लिए इस समय भारत बहुत जरूरी है। अमेरिका की सरकार जिस तरह की परिस्थिति में फंसी हुई है, भारत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए राष्ट्रपति बाइडेन खुद भारत के साथ यह बात नहीं करना चाहते थे, ताकि भारत को नाराज नहीं करना चाहते। इस समय अमेरिका भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा, अमेरिका को इस समय बहुत जरूरत है दुनिया में सहयोगियों की। लेकिन वो ये संदेश भी देना चाहते थे कि भाई आपके यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर हमारी नजर है। इसीलिए बाइडेन ने ही दरअसल
क्योंकि ओबामा जो है वो बाइडन के पहले बॉस रहे हैं। जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो बाइडन उनके उपराष्ट्रपति थे। तो बाइडन के कहने पर ही या अमेरिका सरकार के कहने पर ही ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये एक नसीहत जैसी भारत को दी है। तो एक सॉफ्ट तरीके से एक तरह से भारत को कहा गया है कि भाई आपके यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर हमारी नजर है। तो ये दो वर्जन है, दोनों में से कोई सा भी सत्य हो सकता है, ये एक स्पेक्यूलेशन ही रहेगा हमेशा। कभी अगर ओबामा आगे जाके बताएंगे जीवन में, अपनी किताब लिखेंगे तो समझ में आएगा, हालांकि किताब वो लिख चुके हैं, हो सकता है एक और लिखें तो समझ में आएगा कि भाई ये ऐसा उन्होंने क्यों किया था। पर खैर ये क्यों किया इसके तो बहुत सारे वर्जन हैं। अब यार सवाल ये आता है कि अगर ऐसा हो गया, एक अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने आपके देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर एक टिप्पणी करी, तो आपके विचार में भारत को क्या करना चाहिए था? आपके विचार में भारत को क्या करना चाहिए था? मेरा अपना विचार यह है, भारत को कुछ नहीं करना चाहिए था। भारत को यह करना चाहिए था कि भाई ये एक निजी व्यक्ति है। अब ओबामा जो है कोई सरकारी प्रतिनिधि तो है नहीं, अब ओबामा एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई डाउट नहीं है, वो प्रभावशाली व्यक्ति भी अगर भारत के बारे में कुछ कह रहा है तो उनके विचार है। अब यार उनके विचार, हर निजी व्यक्ति के विचारों पे भारत सरकार को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है ना? ये ऐसा एक आमतौर पे कोई भी मैच्योर, कोई भी जो परिपक्व सरकार या कोई भी परिपक्व देश जो होता है वो ऐसे ही व्यवहार करता है कि यार निजी व्यक्ति है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भारत में पिछले कुछ वर्षों में क्या देखा गया है कि सार्वजनिक मंचों पे, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जब भी भारत की आलोचना किसी ने करी है, भारत ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है। जैसे आपको याद होगा दिल्ली के जब किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय वो पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया था। वो तो राजनेता भी नहीं है, वो तो गायक हैं। उनके ट्वीट पर भारत सरकार ने दुनिया भर के स्टेटमेंट जारी किए थे, रिहाना की आलोचना शुरू कर दी थी। रिहाना के बयान पे आपको रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही इस बार ओबामा के बयान पे आपको रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। रिएक्शन आए और बड़े अजीब तरह से आए। पहला रिएक्शन आया असम के मुख्यमंत्री का, जो बहुत ही अशोभनीय था। मैं उसको रिएक्शन को दोहराना भी नहीं चाहता। उन्होंने दरअसल बराक ओबामा, उनका मिडिल नेम हुसैन है, बराक हुसैन ओबामा इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने इनको सिर्फ हुसैन ओबामा बुलाया और एक तरह से अपराधियों के साथ इनकी तुलना कर दी। उस समय ऐसा लगा कि यार ये चलो असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे ही बोल दिया होगा, भारत सरकार इस पर थोड़ा और परिपक्वता से काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद रक्षा मंत्री ने ओबामा की आलोचना की। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पर क्या आरोप लगाया कि आपके शासनकाल में तो 6 मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए थे और आप हमको मुस्लिमों की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। तो आप भाई पहले एक बार अपने आप को भी तो देखें कि आप किस तरह के व्यक्ति थे, आपने किस तरह की सरकार चलाई। अब वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं वो इस बात को भूल गई कि जिस सरकार की वो बात कर रही हैं, या ओबामा की जो सरकार थी, बाइडन भी उसी का हिस्सा थे, है ना। या तो इस बात को वो भूल रही हैं या फिर सुहासिनी हैदर ये कहती हैं जानबूझ के सीतारमण जी ने ये कहा है क्योंकि सबको पता है कि ये बाइडन के कहने पर ही किया गया है। तो बाइडन को भी संदेश दिया गया है एक तरह से कि भैया देखो, आप भी देखो, आप लोग जब सरकार में थे आपने क्या किया है। ठीक है, ये अब इनमें से भी कौन सा सत्य है हमको पता नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, इसमें जो सोचने वाली बात यह है कि ये कठोर जवाब देना, व्यक्तिगत आलोचनाएं करना, ये धीरे धीरे भारत की विदेश नीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये आप हमेशा देखेंगे कि यार जब भी कुछ भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की आलोचना होती है तो एक या तो वो जयशंकर साहब हैं जो आजकल बड़े मशहूर हो गए हैं। हालांकि मैं अभी भी, मेरा अपना बहुत ही क्लियर ओपिनियन है कि विदेश मंत्री को इतनी पब्लिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जितनी जयशंकर साहब करते हैं। ये उनका काम नहीं होता, उनका काम डिप्लोमेसी होता है, कूटनीति होता है। विदेश मंत्री केवल मीडिया के सामने या तो पाकिस्तान की या फिर यूरोपीय देशों की आलोचना करते रहें, ये उनको शोभा नहीं देता, ये मेरा मानना है। तो हालांकि मुझे पता है एस जयशंकर साहब बड़े लोकप्रिय हैं क्योंकि ये सब लोकप्रियता बहुत मिलती है इन सारी चीजों से लोकप्रियता बहुत मिलती है कि आप कठोर जवाब दो, आप किसी पर व्यक्तिगत हमला कर दो, लोकप्रियता बहुत मिलती है, बहुत तालियां बजती है, रॉक स्टार माना जाता है आपको। लेकिन वास्तविकता में ये जो है ये प्रभावी कूटनीति नहीं है। प्रभावी कूटनीतिक व्यक्ति वो होता है जो कम बोलता है लेकिन चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो ये जो भारत की विदेश नीति का एक नया फेज हम देख रहे हैं जहां पर हम कठोर जवाब देते हैं, व्यक्तिगत आलोचनाएं करते हैं, ये इस पर एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस कहता है, मेरे विचार भी हैं और इंडियन एक्सप्रेस के भी हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का विचार यही है कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
इतने कठोरता के साथ हमको यहां बात करने की आवश्यकता नहीं थी। खास तौर पे निजी व्यक्ति कह रहा है, निजी व्यक्ति है, ठीक है यार, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई सरकार आपकी आलोचना करे तो उसका आपको आधिकारिक तौर पे सरकार को जवाब देना चाहिए। कायदे में इस तरह की प्रक्रिया में मंत्रियों को जाने की आवश्यकता ही नहीं थी कि निर्मला सीतारमण को या फिर राजनाथ सिंह जी को इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक सरकारी मसला नहीं है। एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा है जो अब एक निजी व्यक्ति हैं, तो उस पर हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अगर अमेरिका की सरकार कुछ कहेगी तो उस पर हम रिएक्शन निश्चित तौर पे देंगे, पर ओबामा अमेरिका की सरकार का हिस्सा नहीं है। यह हमारा आधिकारिक बयान जो है इसमें होना चाहिए था। और साथ के साथ एक ये बहुत जरूरी है, मैं आशा करता हूं कि भाई जो भी लोग असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखा जाएगा और एक सम्मानजनक व्यवहार जो है वो कायम किया जाएगा कि यार सभी देशों के प्रति, सभी देशों के राजनयिकों के प्रति हम एक सम्मानजनक व्यवहार रखें। असम्मानजनक व्यवहार जो है वो शोभा नहीं देता, वो अशोभनीय लगता है, खास तौर पे एक गंभीर और बड़े देश के साथ जैसा भारत है। भारत एक बड़ा और गंभीर देश है ना। तो भारत की छवि जो है वो ऐसी नहीं बननी चाहिए कि हम किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा विचार है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा जो आदमी अग्रेसिवली बोलता है वो ज्यादा मशहूर होता है, जैसा आजकल जयशंकर साहब के साथ हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जो शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेसी कर रहा है वो उतना पॉपुलर नहीं होता। लेकिन सही डिप्लोमेसी वही होती है जो पीछे की जाती है। जैसे मैं आजकल सिविल सर्वेंट्स के लिए बार बार कहता हूं, आजकल कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है तो सडनली आप देखोगे कि उसके रील्स आने शुरू हो जाते हैं। आजकल चलता है ना कि आदमी आईएएस बनता बाद में है, कैमरा लेके साथ में घूमते हैं आजकल सारे आईएएस ऑफिसर। एक कैमरामैन होता आजकल कितना है, यूट्यूब पे आप जाके देखो कि क्या है कि भाई एक किसी राशन की दुकान पे गया, तोल गलत था तो उसको डांटना शुरू कर दिया, उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। ये होता है कि नहीं होता है? लगभग जितने, मतलब बहुत सारे अभी, और ऐसा भी नहीं कि पुराने आईएएस, अभी नए नए जो लिटरली कल आईएएस बने हैं, जो अभी जिनको 2 साल 3 साल हुए हैं, पहली पोस्टिंग हुई है, वो ये वीडियो डाल रहे हैं कि मैं सड़क चेक करने गया, मैंने उस ठेकेदार को डांट दिया, मैं ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़ा हो गया, जो बिना हेलमेट का था मैंने उसको डांट दिया, ये सब मैंने करना शुरू कर दिया। इन सब के वीडियो डलते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि निश्चित तौर पे ये जो अग्रेशन होता है ये लोकप्रिय होता है। इससे क्या होता है, आपको आजकल एक नया टर्म चला हुआ है आईपीएस ऑफिसर्स के लिए कि ये नए प्रकार के सिंघम है ना। तो ये आपको, आपकी एक रेपुटेशन बनती है कि ये आजकल वीडियो बनते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में कैसे घुस रहा है, सब लोग सल्यूट कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया है यार। आप अगर पुलिस वाले हो, आप अपने दफ्तर में घुसोगे तो लोग आपको सल्यूट करेंगे, सामान्य प्रक्रिया है। पर उसका स्लो मोशन में वीडियो बना के, पीछे से म्यूजिक बना के वो डालते हैं, है ना। ये सब चीज करी जाती है, ये सब लोकप्रिय है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। भाई बात है ना, ये सब आपके पद को, आपकी जिम्मेदारियों को शोभा नहीं देता। ये सारी चीजें जो है इनको नहीं किया जाना चाहिए। यही सेम चीज यहां पर भी लागू होती है कि एक श्रिल, एक बहुत शोर शराबे वाली, बहुत आक्रामक विदेश नीति जो है ये लोकप्रिय तो होगी, निश्चित तौर पे लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार ये आदमी बढ़िया है, लेकिन ये सही नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सही नीति नहीं है। इसको नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पे। वो है नगरीय भेदभाव, यानी कि शहरों के अंदर किस प्रकार का भेदभाव होता है। तो यार हुआ क्या है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसके कुछ दिनों पहले और भी जगहों पे आ रहा था। बैंगलोर जो है एक बहुत बड़ा शहर है यार, बहुत पढ़ा लिखा शहर भी है, बहुत आधुनिक भी है, बड़ा कॉस्मोपॉलिटन भी है। कॉस्मोपॉलिटन हम कैसे कहते हैं? जहां पे हर जगह के, हर तरह के लोग आके बसते हैं, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं कि आप बिना किसी समस्या के रह सकते हो। जैसे मुंबई को मैं कॉस्मोपॉलिटन कहता हूं क्योंकि यार मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैं पिछले बहुत सालों से बॉम्बे में रह रहा हूं बिना किसी समस्या के। मुझे कोई समस्या नहीं होती मुंबई में रहने में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। मुझे कोई समस्या नहीं होती कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि भाई मैं आराम से बहुत ही बिना किसी समस्या के मुंबई में रह पाता हूं और कोई दिक्कत मेरे को नहीं होती। तो बैंगलोर भी एक ऐसा शहर माना जाता है कि कॉस्मोपॉलिटन है और बड़ा शहर है। आमतौर पे ये माना जाता है, हम ये कहते हैं कि भेदभाव जो होता है, जो भले ही जातीय हो, भले ही आर्थिक स्थिति के आधार पे हो, ये हम ये कहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसा हम कहते हैं कि नहीं कहते कि भेदभाव जो है, जातिगत भेदभाव हो गया, छुआछूत हो गई, सबको एक जैसा ना मानना, ये सारी चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि शिक्षा अगर आपको मिल जाए, अगर आप शिक्षित बनोगे तो निश्चित तौर पे ये भेदभाव जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है, आप सबने पढ़ा होगा, आपको
ये जो सोसाइटी आप पढ़ोगे यूपीएससी के लिए भी, इंडियन सोसाइटी, वहां भी आपको ये बताया जाएगा। लेकिन यार इस बात के सबूत, इस बात के एविडेंस हमको बार बार मिलते रहते हैं कि ये बात सही नहीं है। तो बेंगलोर में क्या हुआ, एक हाउसिंग सोसाइटी है, एक बड़ा सा बिल्डिंग, महंगी बिल्डिंग जो होता है ना, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं उनमें, उस तरह की हाउसिंग सोसाइटी ने एक नया नियम जारी किया है। अब जैसे वो नियम क्या है कि जो उनके यहां काम करते हैं, जैसे जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, मेड्स जिन्हें कहा जाता है, हाउस होल्ड हेल्प जो होती हैं, मेड जो हैं, उनका कॉमन एरिया में दिखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग में हमारे घर में जैसे एक महिला आती हैं जो साफ सफाई करती हैं, एक और महिला आती हैं जो खाना बना के जाती हैं, ठीक है। ये दो महिलाएं हमारी बिल्डिंग में आती हैं और वो सिर्फ हमारे घर में तो काम करती नहीं है, और भी 3-4 घरों में काम करती होंगे निश्चित तौर पे। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे घर मान लो वो 10 बजे आती हैं, किसी दूसरे घर उन्हें 12 बजे जाना होता है, ऐसा सबका समय फिक्स होता है यार अपने अपने काम के शेड्यूल के हिसाब से। तो कई बार इन कामों के बीच में गैप होता है कि भाई आधे घंटे का गैप है, तो आधे घंटे क्या है, जो सोसाइटी का गार्डन होता है उसमें वो बैठ जाती हैं कि भाई ठीक है, आधे घंटे इंतजार करना है तो क्या करें, है ना। सोसाइटी के गार्डन में बैठ जाती हैं, कई सारी मेड्स अक्सर बैठ जाती हैं और उस पर वो आपस में चर्चा करती हैं, जो एक बातचीत करते हैं वो ठीक है, कोई भी टाइम पास, आपको आधा घंटा खत्म करना है। कई बार क्या होता है, कई घरों में आपको शाम को भी जाना होता है, तो आपने दोपहर तक काम किया, और कई बार लोग दूर से आते हैं तो उनको लगता है कि यार 1 घंटे के लिए क्या जाना और आना है, उससे अच्छा यहीं पे बैठ के 1 घंटा गुजार लेते हैं, शाम का काम खत्म करके तभी जाएंगे। तो इस कारण से वो इंतजार करती हैं। तो बेंगलोर की सोसाइटी के नागरिकों को, जो इस सोसाइटी में जो लोग रहते थे, उनका यह कहना था, मैंने पढ़ा वो जो इनका सर्कुलर था, बड़ा डिस्टर्बिंग सर्कुलर था, कि अगर हम गार्डन में जाते हैं तो हमें हर तरफ मेड दिखाई देती हैं, हम जब वॉक करने निकलते हैं तो वहां मेड्स बैठी होती हैं, इससे हमें बहुत खराब लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब से गार्डन में, कॉमन एरिया में, रिसेप्शन जो है वहां पे सोफा डला होता है। ये हमारी बिल्डिंग में विवाद हो चुका है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये जो नीचे बिल्डिंग में सोफा डले हुए हैं रिसेप्शन पे, वहां पे मेड क्यों बैठ गई यार, सोफा बैठने के लिए बना था इसलिए बैठ गई, ठीक है। तो गार्डन में उनका घूमना या गार्डन में बैठना, इन सारी चीजों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम एक कोने में एक कमरा बना देंगे, उस कमरे में अगर जिस मेड को वेट करना है वो उसी कमरे में बैठे, उस कमरे से बाहर वो ना आए जब तक उसे काम ना करना हो। तो हम एक प्रतीक्षा कक्ष बना देंगे, सब वहीं इंतजार करें, लेकिन हमारे गार्डन का, हमारी सोसाइटी के सोफे का, हमारे क्षेत्र का, हमारे कॉमन एरिया का वो इस्तेमाल ना करें। ये नियम जो है ये बेंगलोर की वो सोसाइटी लेके आई है। यार मुझे पता है जब मैं ये बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे दर्शकों को ये बहुत आम लग रहा होगा, आप में से बहुत सारे दर्शकों को ये भी लग रहा होगा कि ये सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, आप में से बहुत सारे दर्शकों को ये लग रहा होगा। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि जीवन में सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि जीवन में भले ही आपका ऑप्शनल हो ना हो, भले ही आप आगे प्रयोग करो ना करो, जीवन में थोड़ी सी सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए सबको। अब मैं इसको हमेशा कंपेयर करता हूं कि यार देखो, ये मेड जो होती हैं, जो आपके घर में काम करने आती हैं, मान लीजिए, वो भी एक तरह से काम, जैसे आप ऑफिस जाते हो वैसे ही वो लोग यहां पे करते हैं। तो यार अगर आपके ऑफिस में आप पे नियम लगा दिया जाए कि आप अपने ऑफिस की कैंटीन में नहीं बैठ सकते, या आप कॉलेज जाते होंगे आप में से कई लोग, आपके लिए नियम बना दिया जाए कि आप कैंटीन में नहीं बैठोगे, गार्डन में नहीं बैठोगे, अगर आपका एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच का गैप है तो एक कमरा बना दिया गया है, आप उससे निकल ही नहीं सकते, क्या आपको यह बात पसंद आएगी? क्या आपको यह चीज खराब लगेगी? और इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको वो आपको देखना पसंद नहीं करते कि यार टीचर्स को आप दिखते हो, इसीलिए उनको आप खराब लगते हो, टीचर्स को आप दिखाई देते हो, इसलिए आप एक कमरे में बैठे रहो। क्या आप इस बात से सहमत होगे? क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे? क्या आपको यह बात बुरी लगेगी? तो हमेशा यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके घर में काम कर रहा है, आपका घर बेसिकली उसका कार्यक्षेत्र है। जैसा आपके लिए ऑफिस होता है वैसे ही आपका घर उन लोगों का ऑफिस है। तो जिस प्रकार से आप अपेक्षा करते हो कि आपके साथ आपके ऑफिस में आचरण किया जाए, वैसा ही आचरण जो है आपको उन लोगों के साथ भी करना चाहिए। बहुत ही सीधी सी, जीवन में इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है, कि जो जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हो कि आपका कार्यालय आपके साथ करे, वैसा ही आप उनके साथ करो। और यार यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनविजिबलाइजेशन, यानी कि अदृश्यीकरण। अदृश्यीकरण का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अदृश्यीकरण का मतलब क्या होता है कि ये जो वर्किंग क्लास होता है, इससे हम काम तो कराना चाहते हैं, ये बात सही है, वर्किंग क्लास से हम काम कराना चाहते हैं क्योंकि सस्ते में काम करता है भाई, सही बात है ना, सस्ते दरों पे आपके यहां काम हो जाता है आसानी से, तो आप काम तो कराना चाहते हो, लेकिन काम कराने के बाद आप इन्हें देखना नहीं चाहते। आपकी मानसिकता क्या है कि ये लोग कहीं से तो आए, कहां से आए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना,
मेरे घर का काम करें, मेरे घर को साफ करें, सब सही करें और फिर कहीं गायब हो जाएं, बस मुझे दिखे ना। ये हम सबके ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं इनविजिबलाइजेशन, यानी कि अदृश्यीकरण, कि आप काम करा रहे हो लेकिन वो व्यक्ति जो आपके घर पे काम कर रहा है वो आपको दिखना नहीं चाहिए। अदृश्य तरीके से वो काम करे और बस जैसे जादू की तरह गायब हो जाए, बस ये आप चाहते हो। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटीज भी बने हैं, तो यार वो सोसाइटी भी जो बने हैं वो सब इस तरह से ही बने हैं कि काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ काम करने आए और चला जाए। मतलब आप उनके साथ नहीं रह सकते। जैसे मैं हमेशा सबको अपना एग्जाम्पल बताता हूं कि हम लोग जब बचपन में थे, मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर थे। तो यार अब वो रिटायर्ड हैं, तो भाई तो मेरे पिताजी जो थे एक सरकारी अफसर थे, तो हम लोग सरकारी कॉलोनियों में रहते थे। अब सरकारी कॉलोनियों में क्या होता है, अफसर का परिवार भी रहता है, क्लर्क का परिवार भी रहता है, चपरासी का परिवार भी रहता है। कॉलोनी है, हर ऑब्वियसली अफसर का घर बड़ा होता है, चपरासी का घर छोटा होता है, लेकिन सब लोग साथ रहते हैं। और क्योंकि सब लोग साथ रहते हैं तो शाम को आपको उनका जीवन दिखता है, आप उनके जीवन को समझते हो, आप उनके बच्चों के साथ खेलते हो, आप उनके घर की पार्टी में जाते हो, वो आपके घर आपकी बर्थडे पार्टी में आते हैं। ये एक पारस्परिक एक जो सामंजस्य है, सहयोग है, ये बना रहता है। आजकल किस तरह की सोसाइटी बनती है कि यार जिस बिल्डिंग में मैं अभी बॉम्बे में रहता हूं, इस बिल्डिंग में निश्चित तौर पे जो लोग रहते हैं वो वर्किंग क्लास के, वो जो लोग थे वो नहीं हो सकते। जिसका जो व्यक्ति कोई चपरासी है या क्लर्क है वो इस बिल्डिंग में नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत महंगी है, बहुत सीधी सीधी बात है। तो यहां पर क्या कर दिया आपने, एक यहां पे ये सिंपल सा सिस्टम बना दिया कि एक आर्थिक वर्ग के लोग ही यहां पर रहेंगे बस। तो अब क्या है, दूसरे आर्थिक वर्गों के लोग आते हैं यहां काम करने, काम करके चले जाते हैं, उनको मैं गार्डन में भी नहीं बैठने दूंगा कि वो इस क्षेत्र को में आएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है अदृश्यीकरण, कि आप क्या चाहते हो कि लोग आपका काम करें फिर अदृश्य हो जाएं, आपको दिखे ना, आप उनके जीवन से कुछ लेना देना नहीं चाहते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सामाजिक भेदभाव और अमानवीय व्यवहार का ये एक नगरीय उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। जो भी कहता है कि भाई शहरों में ऐसा नहीं होता, उसको एग्जाम्पल देना आप इसे खुद कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। कई बार कहा जाता है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए, कानूनी संरक्षण होना चाहिए दुर्व्यवहार के लिए, वो बात सही है। कानूनी संरक्षण के साथ साथ इसके लिए शायद एक सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है। इस बात को भी हम समझें कि जो व्यक्ति हमारे घर पे काम कर रहा है उसका भी सम्मान किए जाने की जरूरत है। तो बस इतनी सी बात इसमें थी। आप में से जो लोग इससे सहमत नहीं है वो एक बार दोबारा सोचना यार। मुझे पता है, मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं कई लोग इससे सहमत नहीं होते, तो आप जो है एक बार दोबारा सोचिएगा, शायद आप अपने अंदर सहमति ढूंढ पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, तो भाई आज के सवाल देख लेते हैं फटाफट। इनमें से वैगनर क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, रूस की एक निजी सेना है, एक नया धातु मिश्रण है, या एक ज्वालामुखी है? अभी अभी पढ़ा है तो आपको याद होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। ये रूस की एक निजी सेना है जिसने पुतिन साहब के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये वैगनर का हमारा सवाल सिंपल सा सॉल्व हो गया। इनमें से आपको सत्य कथन पहचानना है। मिस्र भारत के साथ गुट निरपेक्ष सम्मेलन का संस्थापक था, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी द ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। इसके पहले किसी भारतीय को नहीं मिला। तो ये दोनों कथन जो हैं आपके सत्य हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्या सवाल है आपका आज का सब्जेक्टिव? विदेश नीति का प्रतिक्रियावादी होना नुकसानदायक हो सकता है, चर्चा कीजिए। प्रतिक्रियावादी मतलब रिएक्शनरी, कि आपको जहां पर भी कुछ भी गलत दिखता है, आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, आप उस पर बस रिएक्ट करने लगते हो। यह होती है प्रतिक्रियावादी विदेश नीति। और ये किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। अगर आपको यह भी लगता है कि प्रतिक्रियावादी विदेश नीति अच्छी चीज है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप इसमें इस कथन से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। आप इस कथन की बुराई भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी जरूरी है या सही है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अपने विचार खुद बना सकते हैं, कोई मेरे विचारों से या जो मैं कह रहा हूं या जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है उससे सहमत होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके उत्तर के पॉइंट्स आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं एक बार उनको जरूर देखूंगा। यार जाते जाते एक बार दोबारा बता दूं, हमारा जो P2I बैच है, जो अपने तरह का यूनिक बैच है, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराता है, ये हिंदी, अंग्रेजी और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में बैच प्रारंभ हो चुका है।
30 तारीख जो है इससे जुड़ने की लास्ट डेट है, 30 जून शाम 6 बजे से बैच होगा। एजे लाइव जो मेरे नाम पे आधारित है, कोड यूज कीजिए, मात्र 29,999 में ये कोर्स आपको कराया जाएगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन होगी। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां रखा जाएगा, आपका रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होगा और आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी। ऐसे ही सेम तरीके से अगर आपका मेंस क्लियर होता है, आपका डीएएफ एनालिसिस सबका किया जाएगा, आपका इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी और वो भी आपको, उसके लिए भी आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आपका जो भी खर्चा है वो संस्थान उठाएगा। ये सब जो है केवल 30,000 रुपए में, 29,999 रुपए में, अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। ऑप्शनल का आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि यार 8 ऑप्शनल्स हैं हमारे पास। आप अगर इनमें से कोई भी चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाके एजे लाइव कोड लगा के आप मात्र 13,999 में इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर इस क्लास की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। और तो अब बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।